वेलकम बैक लर्नर्स। हम लेकर आ गए हैं प्राथमिक क्रियाओं का भाग 2। इस वीडियो में हम अध्याय 4 विषय भूगोल, मानव भूगोल के सिद्धांत, कक्षा 12वीं का प्राथमिक क्रिया वाला चैप्टर पूरा करने वाले हैं। शुरू करते हैं। अब तक हमने पढ़ लिया था भोजन संग्रहण और पशुचारण को। अभी हम बात करेंगे कृषि। हमारे पाठ्य पुस्तक के अनुसार जो कृषि है, उस कृषि के लगभग हमारे पास 9 रूप हैं। बच्चों कितने रूप हैं? 9। ठीक है। ये जो 9 रूप हैं, ये प्रारंभ होते हैं निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्यिक, अनाज कृषि, रोपण कृषि, सामूहिक कृषि, सहकारी कृषि, उद्यान कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि और मिश्रित कृषि। ये जो 9 प्रकार हैं, इन 9 प्रकार का अध्ययन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। निर्वाह कृषि, जैसा कि शब्द से दिख रहा है, निर्वाह कृषि वह कृषि होती है जिसमें कृषक अपने परिवार के निर्वहन के लिए, जीवन यापन करने के लिए कृषि करता है। निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है, आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि, ठीक है। सबसे पहले निर्वाह कृषि की परिभाषा की बात करें। इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोग स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग कर लेते हैं। यानी कि कृषक जो अपनी फसल से उत्पाद प्राप्त करता है, उसके पूरे का उपभोग स्वयं कर लेता है, या 80-90% उपयोग कर लेता है। 10-20% जो शेष बचता है, उसका उपयोग भी वह बेच करके अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए करता है। यह कृषि 2 प्रकार की होती है। हमने कहा आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन यानी पुरातन समय से चली आ रही निर्वाह कृषि। यह कृषि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आदिम जाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरण कृषि है। इस कृषि का दूसरा नाम क्या है? स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि स्थानांतरण कृषि है। आदिमकालीन निर्वाह कृषि को स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। मुख्य रूप से विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। यह कृषि अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में की जाती है। इसको ऐसे समझ लेंगे विश्व के नक्शे पर। हमने आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को पिछली वीडियो में समझा चुका हूं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब होता है भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां यह कृषि की जाती है। दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका का मध्य भाग हो गया, ठीक है, इसमें मेडागास्कर के कुछ भाग है, और दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, यहाँ पर यह कृषि की जाती है। विशेषता की बात करें, इस कृषि में क्षेत्र की वनस्पति को जला दिया जाता है, यानी पेड़ पौधे जो उनको काट कर जला देते हैं। जली हुई राख जो होती है, उसकी परत उर्वरक का काम करती है, यानी उस मृदा को उपजाऊ बना देती है। इस प्रकार यह स्थानांतरणशील कृषि जो होती है, इसका नाम हमने बता दिया कि इसको स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। लेकिन पेड़ों को काट रहे हैं और जला रहे हैं, कर्तन कर रहे हैं और दहन कर रहे हैं उसका, इसलिए इस कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, स्थानांतरण कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं। खेती भी पुराने औजार जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी कुदाली या पत्थर के औजार हो सकते हैं, कुदाली फावड़े द्वारा की जाती है, यानी कोई भी यंत्र का उपयोग नहीं होता है। कुछ समय पश्चात, यानी जब 3 से 4 वर्ष लगातार इस जमीन पे, उस क्षेत्र में खेती कर ली जाती है, तो उस मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है। और जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त होता है, तब कृषक नए क्षेत्र में चले जाते हैं और वहां के वन जला करके कृषि भूमि तैयार करता है। इसीलिए इस भूमि को क्या कहा गया है? स्थानांतरण कृषि कहा गया है, क्योंकि एक स्थान पर स्थिर रूप से नियत रह करके कृषि नहीं की जाती। 3 से 5 वर्ष में एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर कृषि की जाती है, यानी कृषि स्थानांतरित होती रहती है, इसलिए इसे स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। कुछ समय बाद कृषक वापस पहले वाले कृषि क्षेत्र पर कृषि कार्य करने आ जाता है। जो पहले जहां कृषि की गई थी, वहां पर कृषि करने के लिए दोबारा वापस लौट करके आ जाता है। इसलिए इसे झूम कृषि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? झूम कृषि, क्योंकि ये झूम चक्र पूरा जाता है। आग लगा कृषि क्षेत्र तैयार किया, ठीक है, 3 से 5 वर्ष वहां कृषि की, उसके पश्चात दूसरे स्थान पर चले गए, वहां से 3 वर्ष पश्चात, वहां भी 3 से 5 वर्ष पश्चात कृषि की, फिर किसी अन्य स्थान पर चले गए और लौट के पुनः पहले वाले स्थान पर आ गए, तो एक पूरा चक्र पूरा हो जाता है। इसलिए इसे झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, यह कृषि किसान और उसके परिवार के जीवन निर्वाह का उद्देश्य होता है। इस कृषि में प्रति इकाई भूमि और प्रति व्यक्ति उत्पादन भी कम होता है। यह हर कृषि में चलेगा, ध्यान रखते चलना है। प्रति इकाई उत्पादन और प्रति व्यक्ति उत्पादन, दोनों चीजें मैं आपको एक एक करके समझाता जाऊंगा, एक बारी बारी से।
प्रति इकाई भूमि उत्पादन का मतलब है बहुत बड़ा क्षेत्र लेकिन उत्पादन कम हो रहा है, तो प्रति इकाई भूमि उत्पादन कम हो गया, और प्रति व्यक्ति उत्पादन भी कम है, यानी एक व्यक्ति के हिस्से में जो उत्पादन हो रहा है वो कम आ रहा है। इस कृषि में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उस क्षेत्र की भूमि की उर्वरता कम होती जाती है। ये इस कृषि की सबसे बड़ी विशेषता हाईलाइट किया है मैंने। चलो बात करते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इस कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। विश्व के अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्रों में इस कृषि को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में मैंने कहा इसे झूमिंग कृषि कहते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य आप सभी जानते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य हम उड़ीसा झारखंड से शुरू कर लें और चले जाएं उत्तर पूर्वी राज्य आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सभी जो राज्य हैं उत्तर पूर्वी राज्य आते हैं। मध्य अमेरिका मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मलेशिया, इंडोनेशिया में इसको लदांग बोलते हैं, किताब में लादांग भी लिखा सकता है। ब्राजील में इसको रोका बोलते हैं। जायरे और मध्य अफ्रीका में इसको मसोले बोलते हैं। फिलीपींस में इसको चेंगिन बोलते हैं। वियतनाम में इसको रे कहा जाता है और म्यांमार में इसको तांगुआ कहा जाता है। क्लियर बच्चों, ये विभिन्न क्षेत्रों में इस कृषि के नाम है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। स्थानांतरित कृषि को मलेशिया, इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है, ब्राजील में क्या नाम है, मध्य अमेरिका में क्या नाम है, इस प्रकार से सुमिलित करने के लिए कई बार प्रश्न आ जाता है। अब बात करेंगे गहन निर्वाह कृषि की। गहन निर्वाह कृषि तो पहले ही लाइन लिखी हुई है, इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने विषय देशों में की जाती है। इस लाइन का अर्थ समझेंगे। मानसून एशिया का मतलब है एशिया का वह भाग जहां मानसून की वर्षा होती है, और इसमें मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया आता है, जिसमें भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडोनेशिया तक का क्षेत्र आता है। ये घने बसे क्षेत्र हैं। हमने जब विश्व की जनसंख्या पढ़ी थी तो वहां भी पढ़ा था कि विश्व के जो 10 प्रमुख जनसंख्या 10 बड़े जो देश थे उनमें दक्षिण एशिया के कई देश थे, और एशिया महाद्वीप के उसमें से 6 देश थे जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया ये प्रमुख थे जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं। इन क्षेत्रों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। गहन निर्वाह कृषि का सीधा सा मतलब यह है कि जब कृषि घर के या कृषक के परिवार के निर्वाह के लिए किया जाए, उसके पालन के लिए किया जाए, और गहन तरीके, गहन का मतलब है कि कृषि का पूरा कृषक कृषि क्षेत्र का पूरा उपयोग किया जाए। जहां वर्ष भर कृषि की जा रही है, कृषि का कोई क्षेत्र खाली नहीं छोड़ा जा रहा है, वो गहन निर्वाह कृषि है। 2 प्रकार की होती है। चावल प्रधान कृषि, जैसा कि नाम से दिख रहा है, इस कृषि में चावल प्रमुख फसल होती है। ठीक है, विशेषता रखिए, अधिक जनसंख्या के कारण खेतों का आकार तो छोटा होता है और कृषि कारण कृषक का पूरा परिवार लगा रहता है। हमारे क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है, मैं बात कर रहा हूं पूर्वी राजस्थान की, भरतपुर जिले की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ही इस पूरे उत्तर भारत में 90% कृषक इस प्रकार की कृषि में संलग्न है। भूमि का गहन उपयोग होता है एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है। उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद, हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। प्रति इकाई उत्पादन तो अच्छा होता है लेकिन प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं वही उदाहरण लेके चलूंगा कि एक व्यक्ति है राम सिंह और एक व्यक्ति है श्याम सिंह। दोनों के पास 2 एकड़ जमीन है। इसके पास भी 2 एकड़ है और इसके पास भी 2 एकड़ है। इस 2 एकड़ में मान के चलें इसने 1000 किलो गेहूं पैदा किया। 1000 किलो मैं मिनिमम मान के चल रहा हूं। और इसने भी क्या पैदा किया, इसने मान के चलें इसने पैदा किया 1200 किलोग्राम गेहूं। समान भूमि पर श्याम का उत्पादन ज्यादा है तो यह हुआ प्रति इकाई उत्पादन। भूमि पर से जो उत्पादन प्राप्त हो रहा है वह प्रति इकाई उत्पादन, तो प्रति इकाई उत्पादन किसका देखो, श्याम का। अब मैं इसको दूसरे तरीके से कहूं कि राम के परिवार में केवल 4 सदस्य हैं जो इस कृषि में भी लगे थे और श्याम के परिवार में 8 सदस्य हैं जो इस कृषि में भी संलग्न थे और इस 1200 किलोग्राम पे आश्रित भी हैं। ठीक है, अब आप गुणावा करके देख लीजिए। यहां 1000 किलोग्राम 4 लोगों को डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में लगभग 250 किलोग्राम आ जाता है। और यहां जब प्रत्येक को डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से में लगभग 125 किलोग्राम ही आता है। अर्थात श्याम का प्रति इकाई उत्पादन तो अधिक है लेकिन प्रति व्यक्ति या प्रति कृषक उत्पादन कम है। ठीक है, तो प्रति कृषक उत्पादन आप समझ गए होंगे। जब कृषि में अधिक
लोग संलग्न हो, चाहे उत्पादन अधिक हो, तो वहां पे प्रति इकाई उत्पादन तो हो सकता है कि, व्यवधान के लिए क्षमा बच्चों, दोबारा से बता देता हूं, श्याम के पास जो उत्पादन है चाहे वो अधिक है, प्रति एकड़ उत्पादन अधिक है, यानी प्रति इकाई उत्पादन अधिक है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन कम है। और राम के पास प्रति एकड़ उत्पादन कम होने के बावजूद भी प्रति इकाई उत्पादन अधिक है। तो एक बात क्लियर है, प्रति इकाई उत्पादन और प्रति व्यक्ति उत्पादन। दूसरी गहन निर्वाह कृषि है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। मानसून एशिया के अनेक भागों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। मानसून एशिया वही मानसून एशिया है, ठीक है। यहाँ पर कैसे कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, चावल के अलावा जितनी फसलें बोई जाती हैं वो सभी की बात यहाँ पर होगी। जैसे गेहूं, सोयाबीन, जौ, सोरपम या सोरगम कह सकते हैं, ज्वार जिसको बोलते हैं, यह बोई जाती है उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, भारत में सिंध गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग। और ज्वार बाजरा जो बोया जाता है वो सर्वाधिक भारत के दक्षिण और पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में, जिसमें विदर्भा, रायलसीमा यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक का आंतरिक जो क्षेत्र है वहां पर ये मोटे अनाज बोए जाते हैं। बोने को तो ज्वार बाजरा राजस्थान, भारत के पश्चिमी क्षेत्र यानी कि पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के यहाँ पर भी ज्वार बाजरा बोया जाता है। इस प्रकार की कृषि में चावल की प्रधानता न होकर के अन्य फसलें जैसे गेहूं, जौ, सोयाबीन, सोरपम, ज्वार आदि, बाजरा आदि फसलों की कृषि की जाती है। अब अंतर क्या है कि क्षेत्र लगभग वही है, मानसून एशिया, लेकिन कहीं पर चावल हो रहा है और कहीं पर चावल नहीं हो रहा है। उसके पीछे कारण क्या है, पूछा जा सकता है प्रश्न कि क्या कारण कि मानसून एशिया के कुछ क्षेत्रों में चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की जाती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में चावल प्रधान कृषि गहन निर्वाह कृषि की जाती है। इसके पीछे कारण बता सकते हैं, उच्चावत जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता कारण यहाँ धान की फसल उगाना संभव नहीं हो पाता है। चलो विशेषताएं बात कर लेते हैं। इस कृषि की विशेषताएं वही हैं जो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की थी। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है, कृषि में कृषक का पूरा प्रभाव लगा होता है, वही विशेषताएं जो कि थी। भूमि का गहन उपयोग होता है, यंत्र की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व होता है, उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं की गोबर की खाद, हरी खाद का उपयोग होता है, प्रति कोई उत्पादन अधिक होता है, प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। इस कृषि में सिंचाई की जाती है, ये एक अलग है डिफरेंट बस, जबकि चावल प्रधान कृषि में नहीं। तो चावल प्रधान कृषि और चावल रहित प्रधान निर्वाह कृषि दोनों में अंतर क्या है कि चावल रहित गहन निर्वाह कृषि जो है उसमें कृषि सिंचाई की जाती है, चावल प्रधान कृषि में सिंचाई नहीं की जाती है। ठीक है, ये क्षेत्र दे रखे हैं, तो जो नीले नीले अक्षरों में कलर में दे रखा है वहां पे ये चावल रहित निर्वाह कृषि है, और जो ग्रीन चटकदार चमक में दिखाई दे रहा है वहां पर चावल प्रधान कृषि है। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ढंग से समझ भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ जाएं। अगला प्रकार है हमारा रोपण कृषि। जैसा कि नाम से दिख रहा है, रोपण का मतलब होता है रोपित करना, और रोपित करने का मतलब है कि जब किसी स्थान पर किसी अन्य प्रकार की कृषि का, जो वहां की मूल कृषि नहीं है, उस प्रकार की कृषि को रोपित कर दिया जाए। यानी उस क्षेत्र की मूल कृषि वह हो सकता है नहीं भी हो, और हो भी तो भी वह कृषि सामान्य कृषि की तरह नहीं की जा रही है, उसको रोपित किया जा रहा है। ठीक है, रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है। वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है वह कृषि जो केवल धन लाभ के लिए की जा रही हो, अर्थ लाभ के लिए की जा रही हो, अर्थ अर्जन के लिए की जा रही हो, जिसमें चाय, कहवा, कोको, रबड़, केला, कपास, गन्ना, अनानास की एकल फसल उगाई जाती है। एकल यानी कहीं चाय उगाई जा रही है तो केवल चाय, कपास उगाया जा रहा है तो केवल कपास, एक ही प्रकार की फसल किसी क्षेत्र में उगाई जाती है। यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों में इस कृषि की शुरुआत की। तो मैंने कहा था कि यह कृषि रोपित की गई है, और यह कार्य किया था यूरोपीय लोगों ने। कैसे किया था कि यूरोपीय लोगों ने विश्व के जहां जहां जिन क्षेत्रों में अपने उपनिवेश बनाए, जैसे भारत को उपनिवेश बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी, बाद में ब्रिटिश साम्राज्य ने। ठीक है, भारत में फ्रांसीसी भी आए, पुर्तगाली भी आए, डच भी आए। तो ये लोग जिन जिन क्षेत्रों में गए वहां इन लोगों ने अपने अनुसार फसलों का रोपण करवाया। जैसे फ्रांस वासियों ने पश्चिम अफ्रीका में कॉफी और कोकोआ का रोपण करवाया। ब्रिटेन वासी जो आए उन्हें भारत व श्रीलंका में चाय के बागान लगवाए, मलेशिया में रबर के बाग, पश्चिमी द्वीप समूह में आए गन्ना व केले के बाग। स्पेन और अमेरिका वासी जहां गए उन्होंने स्पेन अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। हॉलैंड वासी यानी डच जिनको मैंने कहा था, वो इंडोनेशिया में उन्होंने गन्ने की कृषि पर उनका एकाधिकार आज भी है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं विशेषताएं। कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है, बड़ा होता है, इसमें अधिक पूंजी यानी ज्यादा धन खर्च होता है, उच्च प्रबंधन, अच्छा प्रबंधन करना होता है, उच्च तरीके का तकनीकी आधार होता है एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रित किया जाता है, यानी एक बार एक ही फसल जो बोई जाती है उसी पर पूरा ध्यान लगाया जाता है। श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं एवं यातायात विकसित होता है किसके द्वारा यातायात के द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। कोई भी बागान लगाया जा रहा है, चाय का, गन्ने का, कपास का, अनानास का, वह बागान यातायात के द्वारा सीधे ही नगरों से जुड़ा होता है। ठीक है, फेजेंडा आप समझ लें, ब्राजील में कॉफी के बागानों को कहा जाता है फेजेंडा। इन पर आज भी यूरोप वासियों का नियंत्रण है, यूरोप वासियों के कंट्रोल में है ब्राजील में फेजेंडा, कॉफी के बागान। अब बात करेंगे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। जैसा कि आपको चित्रों में दिख रहा है, बहुत बड़े क्षेत्र पर आधुनिक यंत्रों के द्वारा, देखो ड्रोन देख सकते हो आप, बड़ी बड़ी हार्वेस्टिंग मशीनें देख सकते हो, इनके द्वारा जो कृषि की जाती है बड़े क्षेत्र पर उसे और ये कृषि किसके लिए की जा रही है, ये वाणिज्य यानी कि धन लाभ के लिए, धन कमाने के लिए की जा रही है। चलो डिटेल बात करते हैं इसकी। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, पहला प्रकार है इसका विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है, यानी केवल धन लाभ के लिए उगाई जाती है। कौन कौन सी फसलें होती हैं, मक्का, जौ, जई, राई, ये राई नहीं राई है, राई, ये उगाई जाती हैं। ठीक है, मध्य अक्षांश के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। मध्य अक्षांश का मतलब हो गया 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य की बात कर ले हम लोग। ठीक है, उत्तर और दक्षिण में, लेकिन ये प्रमुख रूप से उत्तरी क्षेत्रों में अधिक है तो उत्तरी की बात कर लेते हैं, हालांकि होती दक्षिणी क्षेत्रों में भी है। तो मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। विश्व में उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान, याद रखेंगे बच्चों, शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये जो शीतोष्ण घास के मैदान है, अलग अलग क्षेत्रों में इनके अलग अलग नाम है। यूरेशिया यूरोप और एशिया का भाग, यहाँ इन क्षेत्रों को शीतोष्ण के घास के मैदानों को स्टेपीज कहा जाता है। उत्तर अमेरिका में इनका नाम प्रेरीज है, अर्जेंटीना में पंपास है, दक्षिण अफ्रीका में इसको वेल्स कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। ये जो क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में कौन सी कृषि की जाती है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। दोबारा समझेंगे, मध्य अक्षांशों के आंतरिक प्रदेशों में कृषि की जाती है, पहली बात। दूसरी बात, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान या समशीतोष्ण भी लिखा हो सकता है, घास के मैदानों में की जाती है। इन घास के मैदानों के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। ठीक है, यूरेशिया में इनको स्टेपीज कहते हैं, उत्तर अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं, अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। बात करते हैं विशेषताओं की। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। इस कृषि में खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इस कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, प्रति एकड़ उत्पादन कैसा था, कम, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या घनत्व तो कम होता है। समझ रहे हो, हमने कहा था श्याम के परिवार में 8 लोग थे, जबकि उसका प्रति इकाई उत्पादन अधिक था, 1200 किलोग्राम था। यदि उसके घर में केवल उतने ही सदस्य थे जितने राम के होते 4 तो उसका तो प्रति व्यक्ति उत्पादन भी अधिक हो जाता। यहाँ ऐसा ही होता है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि में। यहाँ कृषक के परिवार में 2-4 लोग होते हैं, लेकिन कृषि श्रमिकों से ना करा करके यंत्रों से की जा रही है। बहुत बड़ा क्षेत्र है, उत्पादन चाहे प्रति इकाई उत्पादन अधिक हो, एकड़ उत्पादन के साथ प्रति बीघे में, प्रति एकड़ में, प्रति हेक्टेयर में उत्पादन कम हो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति के हिसाब से, कृषक के हिसाब से उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से विरल आबादी वाले होते हैं। कम जनसंख्या घनत्व के कारण प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ये क्षेत्र दे रखे हैं, ये देखिए यूरेशिया का क्षेत्र है, यहाँ स्टेपीज, ये प्रेरीज उत्तर अमेरिका में, ये दक्षिण अमेरिका, ये कैंटरबरी हो गया, सॉरी ये क्या है, ब्राजील हो गया। ठीक है, ये अर्जेंटीना में पंपास हो गया, ये वेल्स हो गया अफ्रीका में, ये ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हो गया, या न्यूजीलैंड में कैंटरबरी हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बात करेंगे मिश्रित कृषि की। इस कृषि में कृषि के साथ पशुपालन भी समान महत्व के साथ किया जाता है। जब कृषि में
कृषि और पशुपालन दोनों को समान महत्व 50-50% कह लूं मैं, समान महत्व दिया जाए तो उसे कहते हैं मिश्रित कृषि। क्या कहते हैं बच्चों? मिश्रित कृषि कहते हैं। ठीक है। प्रमुख फसलें कौन सी हैं? वही फसलें लगभग लगभग गेहूं, जौ, राई, मक्का, चारिक फसल और कंदमूल। इसमें विशेष क्या है? चारिक फसल और कंदमूल। प्रमुख पशु कौन कौन से पाले जाने वाले? गाय, भैंस, भेड़, सुअर, कुक्कुर। कुक्कुर समझ रहे हो ना आप लोग? कुक्कुर का मतलब है चिकन्स, चिक्स, मुर्गियां। और प्रमुख क्षेत्र कौन से इसके? उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट, उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट, ठीक है, यूरेशिया कुछ भाग और दक्षिण महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग। क्षेत्र देख लो आप यहाँ पे, उत्तर अमेरिका का पूर्वी भाग है ये, यूरोप और एशिया का भाग है, ठीक है, अफ्रीका का दक्षिणी भाग है, दक्षिण अमेरिका का पूर्वी भाग है, यहाँ ये कृषि की जा रही है। विशेषताएं, खेतों का आकार मध्यम होता है, फसलों के साथ पशु आय के मुख्य स्रोत होते हैं, कृषि के साथ साथ पशुओं से भी आय प्राप्त होती है। सस्यावर्तन एवं अंतर फसली कृषि मृदा की उर्वरता बनाए रखती है। सस्यावर्तन का मतलब होता है कृषि जो होती है उसमें फसलों को बदल बदल के कृषि की जाती है, कभी गेहूं की, कभी जौ की, कभी राई की, कभी मक्के की, कभी चारे की, कभी कंदमूल की, ठीक है। और अंतर फसली कृषि होती है, एक फसल के साथ कई बार कृषि की जाती है, कृषि के साथ फसल के साथ साथ कुछ चारे की फसलें बोई जाती है, सब्जियां बोली जाती है, ये मृदा की उर्वरता बनाए रखती हैं। विकसित कृषि यंत्र, रासायनिक एवं वनस्पति खाद, इमारतों पर अधिक पूंजी व्यय होता है, ठीक है, पूंजी व्यय भी अधिक होता है क्योंकि किसका? रसायनों का उपयोग होता है, यंत्रों का उपयोग होता है, और भवन निर्माण चाहिए होता है पशुपालन के लिए, बाड़ा वगैरह बनाने के लिए। कुशल एवं योग्य कृषक इसमें लगे होते हैं, ठीक है, ये क्षेत्र समझ लिए। अब बात करेंगे डेयरी कृषि। डेयरी कृषि सीधा सीधा सा मतलब है इसका, क्या हो रहा है? पशुओं का पालन होगा। डेयरी व्यवसाय का मतलब है दुधारू पशुओं के पालन पोषण, ठीक है, दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत और दक्ष प्रकार है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि का मतलब क्या हुआ? ऐसी कृषि जिसमें पशुओं का पालन किया जा रहा है दुग्ध उत्पादन के लिए। डेयरी का मतलब यही हो गया, मांस के लिए नहीं, वो क्या हो जाएगा? वो वाणिज्यिक पशुपालन हो जाएगा, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, ठीक है। जब पशुओं का पालन केवल दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाए तो उसे कहा जाता है डेयरी कृषि। इसमें अधिक पूंजी श्रम की आवश्यकता होती है। पूंजी किस लिए खर्च होती है? पशुओं के लिए शेड बनाने के लिए, जिसको हम गांव में छप्पर कह सकते हैं, घास संचित करने के भंडार होते हैं, जैसे जो गेहूं से निकलता है भूसा वगैरह होता है, ज्वार बाजरे से निकलने वाली कुट्टी होती है, चारा होता है, उसको इकट्ठा करने के भंडार जो होते हैं उन पर पैसा खर्च होता है। दुग्ध उत्पादन के यंत्रों में जब ज़्यादा बहुत सारे पशु रखते हैं तो मशीनों के द्वारा दूध निकाला जाता है। दूध से उत्पाद बनाने के लिए, चाहे वो हम घी निकाल रहे हैं, दही बना रहे हैं, प्रोटीन निकाल वो पनीर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसके लिए उपयोग होता है। पशुओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है, प्रजनन के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है। अच्छी नस्ल के पशुओं का उत्पादन होना चाहिए, अच्छे नस्ल के पशु होना चाहिए, और पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। श्रम ज्यादा क्यों लगता है? क्योंकि फसलों की तरह डेयरी कृषि में कोई अंतर नहीं है, इसमें श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय उद्योग केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये ताजा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पादों के अच्छे बाजार होते हैं। नगरों और उद्योग केंद्र होते हैं, उनके आसपास कृषि की जाती है ताकि ताजा दूध निकल के इन क्षेत्रों में पहुंच जाए और अच्छी आय कृषक को मिल जाती है, ठीक है। वर्तमान में विकसित यातायात के साधन, प्रशीतकों का उपयोग और पाश्चरीकरण की सुविधा कारण विभिन्न डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है। पाश्चरीकरण का मतलब आप समझ सकते हैं, एक वैज्ञानिक हुए थे लुई पाश्चर, उन्होंने विधि विकसित की थी किसी खाद्य पदार्थ को उच्च तापमान पर गर्म करके तेजी से उसको ठंडा कर दिया जाए तो उसके सारे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और वह पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। तो दूध को जब लंबे समय तक सुरक्षित रखने के साधनों का विकास हो गया, प्रशीतक का मतलब होता है कोल्ड स्टोरेज, बड़े बड़े डीप फ्रीजर, ठीक है, इनका विकास हो गया और यातायात की सुविधा विकसित हो गई, तो फिर डेयरी उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। विश्व में वाणिज्यिक डेयरी के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं: उत्तर पश्चिम यूरोप, कनाडा, उत्तर पश्चिम यूरोप, ठीक है, दूसरा क्षेत्र है कनाडा, और तीसरा क्षेत्र है न्यूजीलैंड और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया। ये तीनों क्षेत्र, ये तस्मानिया छोटा सा, ये ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है और यहाँ पे न्यूजीलैंड है। क्लियर है बच्चों? ये हुआ हमारा डेयरी कृषि। नेक्स्ट बात करते हैं भूमध्य सागरीय कृषि की। भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाने वाली फसल की खेती की प्रथा जो होती है उसे भूमध्य सागरीय कृषि कहा जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र का मतलब है, भूमध्य सागरीय जलवायु का मतलब भूमध्य सागर के आसपास रहने वाले क्षेत्रों में जो जलवायु पाई जाती है, और केवल उन्हीं क्षेत्रों में नहीं होती है, जलवायु विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी पाई जाती है।
भूमध्य सागर के नाम पर रखे गए इन स्थानों में सामान्यतः गर्म शुष्क ग्रीष्म काल होता है। ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती, गर्म होता है, शुष्क होता है, और हल्की बरसाती सर्दियां होती है, यानी बरसात कब होती है? सर्दियों में होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु में उगाए जाने वाली प्रमुख फसलों में जैतून, अंगूर, खट्टे फल और कुछ अनाज शामिल है। आपको जब भी भूमध्य सागरीय कृषि का नाम आए, आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, वो होती है रसदार खट्टे फल। रसदार खट्टे फल। और सबसे प्रमुख फल कौन सा है? अंगूर। इसके अलावा जैतून की भी कृषि की जाती है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की मुख्य विशेषता है। ठीक है, क्षेत्र दे रखे हैं इसके, वो क्षेत्र क्या दे रखे हैं, या देख लेते हैं। उत्तर अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक। देखो साहब, ये उत्तर अफ्रीका है, ये ट्यूनीशिया है, यहाँ पे ये पूरा क्षेत्र जो है ये भूमध्य सागर है बीच में, ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का चारों ओर का जो क्षेत्र है, ये इसमें यहाँ की कृषि की जाती है। इसके अलावा देखें आप छोटा सा, तो यहाँ पे दिख रहा है आपका कैलिफोर्निया, ये चिली का बीच का भाग, ये पूरा चिली है, लंबा लंबा सा, ये लंबा लंबा चिली है, इसका बीच का भाग। ठीक है, और क्या है? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी भाग, और थोड़ा सा हिस्सा किसका है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और ये पश्चिमी भाग। यहाँ पर ये भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। ठीक है, बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। इस क्षेत्र में कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है। अच्छे गुणवत्ता के अंगूरों से तो मदिरा बनाई जाती है, ध्यान रखना। और निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर क्या बनाया जाता है? मुनक्का और किशमिश। मुनक्का जिसको देसी भाषा में दाख भी कहा जाता है, ठीक है, और किशमिश आप जानते ही हैं। तो निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का व किशमिश बना ली गई। उच्च श्रेणी के अच्छे किस्म के अंगूरों से क्या बना ली गई? शराब बना ली गई। शीत ऋतु में जब यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है, तब इसी क्षेत्र से आपूर्ति की जाती है। पूछ लिया जाता है कि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में शीत ऋतु में फलों और सब्जियों की जो मांग की पूर्ति होती है वो कहां से होती है? हम बताएंगे भूमध्य सागरीय कृषि की जाने वाले क्षेत्रों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा देने वाली फसलों जैसे सब्जियां, फल और पुष्प, तीन चीजें याद रखनी, सब्जी, फल और पुष्प, इन तीनों प्रकार की कृषियों को मिलाकर ही बना उद्यान कृषि। इन कृषि उत्पादों की मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। नगरीय क्षेत्रों में रोज सब्जी की मांग होती है, रोज ताजे फल चाहिए होते हैं और रोज पुष्प चाहिए होते हैं। प्रतिदिन के ये उनके उपभोग की वस्तुएं होती हैं। विशेषता क्या है इस कृषि की? खेतों का आकार छोटा होता है, खेत अच्छे यातायात साधनों द्वारा नगरीय केंद्रों से जुड़े होते हैं, इसमें गहन श्रम और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कृषि में सिंचाई, अच्छी किस्म के बीज, उर्वरक, कीटनाशी, हरित गृह, शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी उपयोग होता है। ये इसकी विशेषता हो गई। इसी कृषि को ट्रक कृषि या ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। उद्यान कृषि को ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है, क्योंकि खेत और बाजार के मध्य उतनी ही दूरी होती है जिससे एक ट्रक रात भर में तय करता है। ध्यान से सुनेंगे। यह जो कृषि है प्रमुख रूप से नगरीय केंद्रों से यातायात से जुड़ी होती है। बहुत अच्छी बात है। इसको उद्यान कृषि कह रहे हैं हम लोग। उद्यान होते एक तरह से ये फूलों के उद्यान, फलों के उद्यान, सब्जियों के उद्यान होते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा ट्रक कृषि क्यों कहा? क्योंकि यहाँ का कृषक रात में अपने उत्पादन को निकाल के फलों को तोड़ के, फूलों को तोड़ के, सब्जियों को निकाल के ट्रक में रख देता है और वह ट्रक रात भर का सफर तय करके बाजार में पहुंच जाता है। तो अधिकांश ये कृषि जो होती है वो इतनी दूरी पर की जाती है कि बाजार तक ट्रक उसके उत्पादन को लेकर एक रात में पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि इस कृषि से निकलने वाले उत्पाद शीघ्र ही खराब होने वाले उत्पाद होते हैं। सब्जी ताजा यदि एक दिन से अधिक हो गया तो वह सब्जी में पोषक तत्वों की कमी जाती है और वह एक तरह से खाने योग्य भी नहीं रहती है। ठीक इसी प्रकार फूल भी एक 24 घंटे 48 घंटे के बाद मुरझा जाते हैं। इसी प्रकार फलों की भी स्थिति होती है। हालांकि प्रशीतकों के उपयोग के द्वारा फलों को, सब्जियों को, फूलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन वह ताजापन उनमें नहीं बचता है। इसलिए ट्रक कृषि इसलिए कहा गया क्योंकि उत्पादों को रात भर में ट्रक तय करके बाजारों तक पहुंचा देता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इस चित्र में कृषक अपने अपने उत्पादों को ट्रकों में लाद रहे हैं। ये शहर की ओर, यहाँ शहर से ये ट्रक आए, इनको लाद के रात में वापस ले जाएंगे। ठीक है, उद्यान कृषि के क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग,
उत्तर पश्चिम यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग, भूमध्य सागरीय प्रदेश। हम इसको नीदरलैंड की विशेषता है कि ये पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। चलो बात करते हैं इसकी। नीदरलैंड की विशिष्टीकरण क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर ट्यूलिप, और आपके स्क्रीन पर उसका चित्र दे रखा है, गुलाब जैसा लग रहा है, ठीक है। ट्यूलिप नामक पुष्प पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में यहाँ से भेजा जाता है। ट्यूलिप बहुत ही सुंदर पुष्प होता है जिसका बुके बनाया जाता है, गुलदस्ता बनाया जाता है। अधिकांश ऑफिस कार्यालयों में लोग इसको गुलदस्ते में रखते हैं, जो फूलदान होता है उसमें रखते हैं। तो नीदरलैंड ट्यूलिप के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कारखाना कृषि छोटा सा टॉपिक हमारी किताब में। यूरोप और कुछ क्षेत्रों में यह कारखाना कृषि भी की होती है, और यह कृषि क्या होती है, पशुधन को पालना होता है। अब आप कहेंगे सर कि डेयरी कृषि में भी पशुधन को पालना होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। अंतर क्या होता है वो समझेंगे कि इस कृषि में पशुओं को ये बड़े नहीं बाड़ों में रख करके कारखानों में बना भोजन दिया जाता है। इनको जो भोजन दिया जाता है वो प्राकृतिक भोजन नहीं होता है, कारखानों में तैयार किया गया भोजन दिया जाता है, इसलिए इसको कारखाना कृषि कहा जाता है। प्रमुख पशु होते हैं गाय, बैल और कुक्कुर, ठीक है। पशुओं की बीमारी का ध्यान रखा जाता है, अच्छी नस्ल का चुनाव करते हैं, पशुओं की प्रजनन की वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं। और यही दो प्रमुख लक्षण होते हैं कुक्कुर और पशुपालन के। क्लियर बच्चों। कारखाना कृषि में भवन निर्माण, यंत्र खरीदने, प्रकाश एवं ताप की व्यवस्था करने एवं पशु चिकित्सा के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। और इसकी कारखाना कृषि के क्षेत्र पश्चिमी यूरोप और उत्तर अमेरिका का औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। अब बात करते हैं सहकारी कृषि की। सहकारी कृषि क्या होती है, ऐसा होता है किसान एकत्र होकर के या तो स्वयं अपना एक संगठन बना लेते हैं, ठीक है, या किसी सरकारी मदद के द्वारा कोई संगठन बना लेते हैं, और संगठन जो होता है वो पूरा संगठन मिलकर के कृषि करता है। संगठन में क्या होता है, जो संसाधन होते हैं वो सभी मिलकर खरीद लेते हैं, वो साझा करके संसाधन का उपयोग कर लेते हैं, तकनीक एक दूसरे से जानकारी मिल जाती है और फिर लाभ प्राप्त करते हैं। तो सहकारी कृषि एक ऐसा मॉडल है जिसमें किसान एकत्र होकर कृषि से संबंधित गतिविधियों को मिलकर अंजाम देते हैं, मिलकर के। इसमें आमतौर पर किसान एक सहकारी समाज या संगठन बनाते हैं, एक सहकारी समाज या संगठन बनाते हैं जिससे वे संसाधनों की साझा उपयोगिता, तकनीक की जानकारी का आदान प्रदान और आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। सहकारी कृषि के लाभों में बेहतर बीज, उर्वरक, तकनीकी समर्थन और विपणन की सुविधाएं सम्मिलित हैं। विपणन का मतलब होता है बेचने का तरीका, जो है अपने फसल के उत्पादन को, जो व्यक्तिगत प्रयासों की तुलना में अधिक प्रभावी हो जाता है। यानी एक आदमी शायद इतना अच्छा अपनी कृषि को ना कर पाए जितना सभी लोग मिलकर के कर सकते हैं। सहकारी आंदोलन, ये जो कृषि का आंदोलन है, एक शताब्दी पूर्व यानी लगभग 100 वर्ष पूर्व हुआ था, और ये प्रारंभ हुआ था कहां पे, ये पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली में यह आंदोलन सफलतापूर्वक चला, और मुख्य रूप से डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा, जब प्रत्येक कृषक इसका सदस्य है। अब बात करते हैं सामूहिक कृषि की। हमारी कृषि के अंतिम प्रकारों का अंतिम भाग है सामूहिक कृषि। एक ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें कई किसान एक साथ मिलकर कृषि गतिविधियां करते हैं, ठीक है। सिद्धांत क्या होता है, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। इसमें थोड़ा सा अंतर है सहकारी कृषि सामूहिक कृषि में। सहकारी कृषि में लोग समूह बनाते तो हैं लेकिन अपनी अपनी कृषि करते हैं, और सामूहिक कृषि में होता है कि सभी किसान मिलकर के एक साथ कृषि करते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए बचाकर रखते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, अन्यथा एक साथ कृषि होती है। कृषि का यह प्रकार सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था। पूर्व सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस है, कई देश उससे अलग हो गए, जहां कृषि की दशा सुधारने में उत्पादन वृद्धि व आत्मनिर्भरता के लिए सामूहिक कृषि की गई। सामूहिक कृषि को ही सोवियत संघ में क्या कहा जाता है, कोल खवोज कहा जाता है। पिछली बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। विशेषता क्या है इसकी, सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशु, श्रम को मिलकर कृषि कार्य करते हैं। मिलाकर सब लोग मिलाते हैं, खेतों को मिला लिया आपस में और पशु को मिला लिया, और आपस में श्रम भी एक साथ कर रहे हैं।
इस कृषि में कृषक अपनी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में रख लेता है, बाकी से सभी भाग सभी कृषकों के साथ मिला लिया जाता है। अब तक ये हमारी कृषि के सारे प्रकार हो गए। बात कर लेते हैं खनन की। पाठ का अंतिम टॉपिक, पृथ्वी के पृथ्वी की सतह से नीचे से खनिजों, धातु और अन्य उपयोगी पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया क्या है? खनन है बच्चों। क्या है? खनन। याद रखेंगे खनन किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह के नीचे से खनिजों, धातुओं और अन्य उपयोगी पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया। यह प्राचीन गतिविधि है जो मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज कई अवस्थाएं देखी जा सकती हैं। जैसे ताम्र युग आया, जब तांबे का उपयोग होता था। कांस्य युग आया, कांस्य का उपयोग, फिर लौह युग आया। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने एवं हथियार बनाने तक ही सीमित था। वर्तमान में तो खनिजों का उपयोग बहुत सारी चीजों में किया जा रहा है। खनन का वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति जो यूरोप में हुई उसके पश्चात ही संभव हुआ, तो निरंतर इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक देख लें। भौतिक कारकों में खनिज निक्षेपों के आकार, खनिजों की श्रेणी, उच्च क्वालिटी, निम्न क्वालिटी। जैसे हम कोयले की बात करें, एंथ्रासाइट बहुत अच्छा कोयला है, पीट, बिटमन, ये निम्न कोटि के कोयले हैं। ठीक है। निक्षेपों के आकार का मतलब है किसी स्थान पर कोयला कितना ज्यादा है, किसी स्थान पर कोयला कम है, किसी स्थान पर खनिज ज्यादा है, किसी स्थान पर कम है। तो खनिजों के निक्षेपों के आकार, निक्षेप मतलब होता है इकट्ठा रखा हुआ खनिज जमीन के नीचे, और उपस्थिति की अवस्था कि कितनी समय हो गया है, किस प्रकार का है, संयुक्त अवस्था में या मुक्त अवस्था में है, वह अवस्था होती है। आर्थिक कारक मतलब होता है किसी देश में खनिजों की मांग कितनी है, विद्यमान तकनीक कैसी है, इसका उपयोग कैसे कर पा रहे हैं हम खनिजों का, अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी, यानी खान जब खोदी जाएगी तो कुछ निर्माण कार्य भी होगा, खर्चा भी आएगा, उसके लिए उपलब्ध पूंजी कितनी है, यातायात कैसा, श्रम कैसा, ये चीजें भी खनन कार्य को प्रभावित करती हैं। ठीक है। खनन की विधियां देख लें। खनिजों की उपस्थिति के आधार पर खनन दो प्रकार का होता है। धरातलीय खनन, इसको विवृत खनन भी कहते हैं, इसको सतही खनन भी कहते हैं। परिभाषा क्या होती है? जब खनन पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे होता है, अधिक गहराई में नहीं होता है। ठीक है। 100, 200, 500 मीटर तक खोद लिया साहब, वही खनन हो रहा है, तो वो सतही खनन होता है। इसी खनन को ओपन क्रस्ट माइनिंग कहते हैं। क्रस्ट आप जानते हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है, तो ओपन क्रस्ट माइनिंग कहते हैं इसको। खनन प्रक्रिया का यह सबसे पुराना, सबसे सस्ता तरीका है। इस विधि में के लिए कुल लागत और सुरक्षा सावधानियां अपेक्षाकृत कम होती हैं। इस प्रक्रिया में उपकरणों की आवश्यकता भी कम होती है और उत्पादन बड़ा और तेज होता है। भूमिगत खनन, भूमिगत खनन विधि को साफ्ट विधि भी कहा जाता है। साफ्ट विधि यह खनन की ऊर्ध्वाधर विधि है, यानी एकदम गहराई की ओर खुदाई होती है, जैसे पेट्रोलियम के भंडार होते हैं। ठीक है। यहाँ खनन की प्रक्रिया पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में होती है। अयस्क को पृथ्वी की सतह पर ले जाने के लिए, अयस्क क्या होता है? खनिज का वह भंडार होता है जिसमें से धातु को, तत्वों को निकाला जाता है। अयस्क को पृथ्वी की सतह पर ले जाने के लिए ऊर्ध्वाधर शाफ्ट बनाने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में सामग्री और लोगों की आवाजाही के लिए बहुत सारे डिजाइन किए गए लिफ्ट, ड्रिल, विशाल वाहनों की आवश्यकता होती है, यानी कि अधिक पूंजी आवश्यकता होती है। यह एक जोखिम भरा तरीका है और इससे घातक दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। आप देख सकते हैं ये विवृत खनन है, लोग लगे हुए हैं, धरातल की ऊपरी सतह में खुदाई हो रही है। ये कूप की खनन है जिसको भूमिगत खनन कहा हमने। कूप की खनन, भूमिगत खनन। ठीक है। इस ऊर्ध्वाधर लंबवत एक कुआं खोदा गया है और फिर यहाँ पर ऐसे क्षैतिज दिशा में खुदाई की जाती है। क्लियर है बच्चों? एक प्रश्न बनता है कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश खनन कार्य से पीछे हट रहे हैं, जबकि विकासशील देश अभी भी खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। ऐसा क्यों है, स्पष्ट कीजिए। एक ही कारण है, उच्च श्रम लागत। ठीक है। उच्च श्रम लागत के कारण विकसित अर्थव्यवस्थाएं खनन कार्य से पीछे हट रही हैं। ठीक है। जबकि विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रही हैं। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि विकसित देश खनन क्यों नहीं कर रहे? कि भाई अधिक लागत आती है, तो उनके पास जनसंख्या कम है, श्रम सस्ता नहीं है। विकासशील इसलिए कर रहे हैं उनके पास श्रम अधिक है, तो विशाल श्रमिक शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। कई विकासशील देश जैसे अफ्रीका के कई देश है, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश है और एशिया में आय के साधनों का 50% तक खनन कार्य से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों,
यहाँ हमारा पाठ पूरा होता है। जिन बच्चों को भी इस पाठ के नोट्स की आवश्यकता हो वो है इस वीडियो को पूरा देख करके कमेंट्स में लिखें नोट्स। क्या लिखें कमेंट्स में? नोट्स, NOTES, नोट्स लिखें। अपना मोबाइल नंबर लिखें या जो व्हाट्सएप जिस पे चालू हो, आप नोट्स लिखेंगे, व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे, आपको व्हाट्सएप पे नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। नोट्स आप इस वीडियो से भी बना सकते हैं, आपको पीपीटी पूरी मिल जाएगी। इसके अलावा इस पाठ्य पुस्तक से जितने प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों के PDF भी आप इमेज के रूप में आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, क्या लिखना है आपको? नोट्स, या फिर नोट्स के साथ आप लिख सकते हैं QNS, क्वेश्चन एंड आंसर। जिसको क्वेश्चन आंसर चाहिए वो QNS लिखे और जिसको नोट्स चाहिए वो नोट्स लिखे और अपना मोबाइल नंबर लिख दे, व्हाट्सएप नंबर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आपके लिए, आपने पूरा वीडियो धैर्य से देखा। जल्दी ही क्या, कल ही अपलोड हो जाएगा द्वितीय क्रियाकलाप, और हम बहुत तेजी से हमारे भूगोल की इस पाठ्य पुस्तक के सिलेबस को कवर करने वाले हैं। जो इतना अधिक समय लगा उसके लिए क्षमा है बच्चों, और निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहिए। भूगोल का हर विषय वस्तु आपको मिलेगा, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ ज्योग्राफी विद साइंस। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।